Good morning. I'm Dr. Atmaram Pawar. I'm presenting before you NEP Parayana. This is the fifth episode on the school education. Though my purpose of this NEP presentation is mainly for higher education, मैं अभी थोड़ा एक एग्जाम्पल हम दे देंगे स्कूल एजुकेशन में NEP की क्या फीचर्स है. सो हियर आल्सो जैसा हमने पहले बोला था कि होलिस्टिक एजुकेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, द सब यहाँ भी स्कूल लेवल पे भी है. तो NEP एम्फेसाइजेस ऑन यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन टू ऑल द लेवल्स. तो सब लोगों को स्कूल में जाने का चांस मिलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स टू ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट्स, जो ड्रॉप आउट्स है स्कूल नहीं जाते उनको स्कूल में कैसा लाने का, ये भी है. ट्रैकिंग स्टूडेंट्स एंड देयर लर्निंग लेवल्स, तो उनकी कितनी पढ़ाई है कैसे है वो सब ट्रैक करेंगे. बाद में मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, सिर्फ स्कूल में ही नहीं होगा, स्कूल के बाहर भी एजुकेशन दे सकते हैं, ये भी यहाँ कवर हो जाएगा. दूसरी पॉइंट क्या है कि ओवर 85% ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट ऑकर्स बिलो एज ऑफ 6. तो ये पॉइंट पकड़ के अभी का पैटर्न चेंज हुआ है. पहला हमारा पैटर्न कार्ड था 10+2, तो 12 इयर्स का स्कूल एजुकेशन हमें मालूम है. उसमें प्राइमरी स्कूल था, SSC यानी सेकेंडरी स्कूल था, और 11th-12th हायर सेकेंडरी स्कूल था. अभी उसके बदले में 14 साल का, देखो 5+3+3+4, 14 साल का पूरा स्ट्रक्चर स्कूल एजुकेशन का बनाया है. तो उसमें आप देखेंगे तो फाउंडेशन पहले 5 साल, प्रिपरेटरी 3 साल, मिडल 3 साल और सेकेंडरी 4 साल. अभी हायर सेकेंडरी से टर्म नहीं है. तो फाउंडेशन यानी कि क्या कि जो भी बच्चा छोटा है 6 साल का है तब तक भी उसको बहुत सारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ही कैन कैप्चर, अंडरस्टैंड, ये सब होता है. तो ये पकड़ के अभी एंट्री कहाँ है, हमारी एज 3 ईयर से है. तो 6 और 7 ये फर्स्ट और सेकंड क्लास का रहेगा, और उसके पहले भी हो जाएगा. तो टोटल 5 साल पहले है. 3 साल आंगनवाड़ी या प्ले ग्रुप बोलते हैं, और बाद में 2 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड, वैसा ही फाउंडेशन है. तो वो क्लास 0 to 2 बोलेंगे यहाँ. बाद में प्रिपरेटरी है, वो मिडल एज का है, उसमें 8 to 11 एज का रहेगा, और क्लास स्टैंडर्ड रहेगा 3rd स्टैंडर्ड से 5 स्टैंडर्ड तक. तो 6 से 8 वो मिडल में आ जाएगा, और 9 से 12 अभी एक ग्रुप बनाए हैं, 9, 10, 11, 12 वो सेकेंडरी में आ जाएगा. ये सब समझने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमारा पूरा पैटर्न जो है उस पर है कि बच्चा प्ले ग्रुप में जाएगा, 3 साल का बच्चा, तो PhD निकल के बाहर कैसा आ सकता है, ये पूरा टेबल यहाँ दिया है. तो पहला 5 साल है तो फाउंडेशन, करेक्ट. तो फाउंडेशन में ये जो है वो प्ले एंड फन जैसा एक्टिविटीज है, और फर्स्ट सेकंड ईयर भी, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड भी है, मगर पहले बहुत सारा ये प्राइमरी. तो इसकी एग्जाम वगैरह कुछ नहीं इतनी होगी, है ना. बाद में मिडल का आ जाएगा, मिडल में तो फिर एग्जाम चालू होती है. मगर यहाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम आगे आगे देखेंगे. तो ये होके बाद में 2 साल, बाद में 2 साल और 4 साल जो अंडर ग्रेजुएट का है. तो हायर एजुकेशन में हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3 ईयर और 4th ईयर है. बाद में PhD आता है, और इसका टोटल जो क्रेडिट पॉइंट यहाँ दिए है, टोटल क्रेडिट पॉइंट जो भी हमें स्टूडेंट को एक्वायर करना है, कौन से थियरी, प्रैक्टिकल, फील्ड वर्क, कम्युनिटी वर्क, ये सब पकड़ के वो क्रेडिट पॉइंट पे उसका इवैल्यूएशन होगा. और कहाँ एग्जाम रहेगी यहाँ भी दिया है. तो एग्जाम अभी समझो कि जो बोर्ड की एग्जाम है आपको 4th में आ जाएगी, लास्ट 4th जो सेकेंडरी है, उसके पहले वो स्कूल लेवल एग्जाम ली जाएगी. मगर बच्चा छोटा है तो एग्जाम नहीं ली जाएगी. ऐसा करके बाद में वो जो यूनिवर्सिटी में आता है तो यूनिवर्सिटी एग्जाम ले लेगी. तो ये सब पैटर्न यहाँ पूरी तरह से दिया है, जो भी द गवर्नमेंट में प्रपोज इस फाउंडेशन पे सब ये स्कूल लेवल से PhD तक कैसा आपका एजुकेशन रहेगा, कौन सी एग्जाम रहेगी, कितने क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, ये सब यहाँ क्लियर किया है. तो यही मुझे दूसरी लैंग्वेज में बोलना है. तो
तो अभी हम देखेंगे कि 10th के बाद क्या होता है हायर एजुकेशन का। 10th के बाद 11th है, 12th है, बाद में बाद में वो डिग्री में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में वो यूजी सर्टिफिकेट निकालेगा, 2 साल पढ़ेगा तो यूजी डिप्लोमा निकालेगा, 3 साल पढ़ेगा तो यूजी डिग्री निकालेगा, 4 साल पढ़ेगा तो अंडर ग्रेजुएट की उसकी डिग्री मिलेगी। बाद में वो पीजी करेगा तो टोटल पीजी 5 साल का है, और बाद में पीएचडी करेगा। ये सब जो प्लेटफॉर्म है वो उसकी ग्रोथ है, आगे आगे वो कैसा जाएगा और कैसा हायर एजुकेशन भी ले सकता है। तो हम जाएंगे स्कूल एजुकेशन पे। तो जैसा मैंने पहले बोला कि जो आंगनवाड़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ गवर्नमेंट ने मॉनिटर करना डिसाइड किया है, और उसके लिए पूरे बुक्स बनेंगे, बुक्स नहीं बनेंगे, उसके लिए सिस्टम्स बनेगी। बुक और ये अभी छोड़ दो, फर्स्ट जो छोटा बच्चा है तो क्या करेगा, वो प्लेन फन एक्टिविटी, वो खेलेगा, क्योंकि बच्चा खेलेगा तो स्कूल जाएगा ना। उसको लगना चाहिए कि मुझे स्कूल क्यों जाना है, खेलने के लिए जाना है। वो क्या खेलेगा, खेलते खेलते समय वो समझेगा। तो क्या होगा, देखो साउंड्स, वर्ड्स, कलर्स, शेप्स, नंबर्स, ये सब गेम रहेगी उसको। तो अभी क्या होता है, बच्चों को फोर्सफुल हम बोलते हैं कि स्कूल जा, नहीं जाता। कभी कभी कौन समझो पेरेंट्स उसके लेके जाते हैं तो दूसरा बच्चा पूछता है, अरे अरे क्या हो गया, उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा है क्या? नहीं, उसको स्कूल जा रहा है। और स्कूल जाने में इतनी क्या तकलीफ है? तो स्कूल में खेलना नहीं होता। स्कूल में क्या होता है, ये पोएम रिसाइट करो, ये अल्फाबेट रिसाइट करो। तो हमें भी हमेशा ये लगता है कि बच्चा स्कूल में गया कि उसको उसका नाम इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, उसको एक पोएम आनी चाहिए। कौन सी पोएम? रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। तो ये तो पक्का है, वो है ना, तो माँ बाप खुश है। तो बच्चा आंगनवाड़ी में जा रहा है, मगर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, वो एक अच्छी सी पोएम बोले, वो उसका नाम इंग्लिश में बोले। इसमें हम अटके हैं। मगर अभी हमारी सोच क्या है कि बच्चे को जाने दो स्कूल में, खेलने दो, खाना अच्छा खाने दो, एंजॉय करने दो, तो उसको स्कूल की हैबिट पड़ेगी। वो स्कूल जाना बहुत इंटरेस्ट लेगा और वो प्ले विथ फन करेगा। तो पहला पार्ट है प्ले एंड फन। बाद में उसको थोड़ा थोड़ा रीडिंग पे ध्यान देना है, मैथमेटिक्स पे ध्यान देना है। तो हायर लेवल पे क्या होता है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 3। तो उसको क्या है, चाइल्ड कैपेसिटी टू रीड बेसिक टेक्स्ट एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इस पर ध्यान देगा। तो पहला बच्चा खेलता है, खेलने में सब समझता है। दूसरी बार हम रीडिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो रीडिंग करेगा, थोड़ा थोड़ा राइटिंग करेगा, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो ये स्कूल में है। और उसके साथ एक अच्छा है, अभी भी स्कूल ने बहुत चालू किया कि सैटरडे ऑफ है। सैटरडे उनके पास बैग नहीं रहेगी, ऑफ यानी बैग नहीं, तो स्टूडेंट्स विल हैव द 10 बैगलेस डेज, करेक्ट। तो अभी बहुत सारे स्कूल ने हर सैटरडे किया है। तो ऐसा हम साल में भी एक सैटरडे देते हैं या 2 सैटरडे देते हैं। तो बैग नहीं चाहिए। तो सिर्फ बुक में से ही पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने के लिए फील्ड वर्क है, आपका स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, कम्युनिटी हॉल है, ऑडिटोरियम है, डिफरेंट एक्टिविटी है। ये सोच समझ के ये पहला पार्ट अपने स्कूल का यहाँ बनाया है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म, ये जो पहले भी बार मैंने बोला है कि अभी क्या है, एनईपी सिंपली सजेस्ट यूजिंग मदर टंग एज ए मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन। तो जो बच्चा छोटा है तो उसको मदर टंग में बोलो तो उसको अटैचमेंट होती है। मगर हमारा इंडिया में अभी सोच क्या है, जैसा लास्ट टाइम में बोला कि नहीं, उन्हें इंग्लिश ही बोलना चाहिए। स्कूल में जाता है तो इंग्लिश आना ही चाहिए, इससे गड़बड़ हो गई। तो अभी क्या है, एनईपी एम्फसाइजेस दैट द नेटिव लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। और हमें आगे जाके 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है। समझो मैं नेटिव मेरी मराठी है, किसी की गुजराती रहेगी, किसी की बंगाली रहेगी। हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी ले लो या दूसरी कौन सी ले लो, संस्कृत ले लो, आपको कौन सी ले लिए, और इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। वो आगे आगे रहेगा। मगर शुरू में से जो भी प्ले ग्रुप में पहले दिन जाता है 3 साल का बच्चा, उस पर मत फोर्स करो कि जो एकदम फॉरेन लैंग्वेज, जो उसकी घर में नई लैंग्वेज, वो पढ़ेगा। ये जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें उसको इंटरेस्ट लाना है, उसको छोटी छोटी बातें समझना। तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम बोला वैसे ही बोला, जैसा मराठी में एरे एरे पावसा मुझे समझता है, मगर रेन रेन गो अभी नहीं समझता, क्योंकि अटैच करता है। मुझे जैक, जील, हम्टी डम्टी नहीं समझते, मुझे राजू समझता है।
मुझे दीपा समझती है, मुझे रानी समझती है, मुझे संजू समझता है, ये हमारे नाम है। तो हमारे नाम लेके हमारी पोएम से हमारा कैलकुलेशन है, हमारे पास जो ट्री है वो ट्री है, हमारे पास जो ट्री दिखती नहीं वो इंग्लिश बुक में लिखी है, वो समझता ही नहीं। जो बर्ड हमें हर रोज दिखता है, चीऊ चू काऊ काऊ, वो हमें चाहिए, मगर हमारा बर्ड रहता है वो अमेरिका वाला बर्ड, वो कैसा समझेगा। तो ये पूरा हम जानेंगे तो क्या होगा, जो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है वो लोकल लैंग्वेज में या मदर टंग में अच्छा समझता है। वो गुजराती पोएम हो, बंगाली पोएम हो, या हिंदी डाकिया डाक लाया हो, या मराठी एरे एरे पावसा हो। इसके लिए पहला फोकस है कि लैंग्वेज जो भी इनिशियल डेज में उसको चाहिए वो नेटिव लैंग्वेज चाहिए, तो मदर टंग वाली चाहिए। तो अभी क्या होता है, पॉलिटिकल भी बीच में आता है। तो देखो इधर क्या बोला है, नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन द स्टूडेंट, कंपलसरी नहीं करना है भाई, नहीं तो होता है। ये महाराष्ट्र का मैंने जो न्यूज का मैटर दिया है उसमें क्या क्या बोला है देखो, कि कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरला, उन्होंने उनकी जो लैंग्वेज है वो स्टेट की वो कंपलसरी की है, तो महाराष्ट्र में भी कंपलसरी होनी चाहिए, ऐसा आया था। मगर कितना वो कंपलसरी करे, जरूरत है क्या कंपलसरी करने की। हाँ, ये बराबर है कि वो मदर टंग में बोलेगा, नेटिव में बोलेगा, मराठी में बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। मगर आप कंपलसरी करने से क्या होता है देखो, ये आज का ही पेपर है, आज का पुणे में है ये जो वार्ता, उसमें एक अच्छी सी न्यूज आई है कि 10th में बच्चे किस में फेल हो गए, मराठी में फेल हो गए, ज्यादा नंबर भी दिया है। मराठी में वो 38,000 बच्चे फेल हो गए और इंग्लिश में सिर्फ 6,700 बच्चे फेल हो गए। तो अभी प्रॉब्लम है क्या, हम तो अभी बोलते हैं कि मराठी में पढ़ना चाहिए, गुजरात में पढ़ना चाहिए, बंगाल में पढ़ना चाहिए। तो ये देखो आप आपके स्टेट में क्या हो रहा है कि बच्चा इंग्लिश में पास होता है या लोकल लैंग्वेज में पास होता है। ये बात हो गई सिटी की। अभी ये समझो नंबर पूरे महाराष्ट्र का स्टेट का है, तो बहुत अलार्मिंग है। तो जो भी एक्सपर्ट, एजुकेशन एक्सपर्ट, उन्होंने उस पर थॉट प्रोसेस चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी गांव वाड़ी बस्ती सब है, तो उधर कहां से आया इतना अच्छा। तो इंग्लिश पेपर की लेवल क्या थी, मराठी पेपर की लेवल क्या थी, टीचिंग इंग्लिश का कैसा था, टीचिंग मराठी का कैसा था, वो बच्चों को इंटरेस्ट मराठी में है या इंग्लिश में है, घर में मराठी बोलते इंग्लिश में, बहुत सारे पैरामीटर है, ये सब एक साथ डिस्कस करके हमें ये डिसीजन लेना है। तो इसलिए लैंग्वेज का कंपल्सन मत करो, बराबर है। लैंग्वेज 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला यूज करो, वो आगे जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि पूरा गांव मराठी बोलता है, पूरा गांव गुजराती बोलता है और मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा, ये आप बोलेंगे तो वो रट्टा मारेगा। तो रट्टा मारेगा, पोएम रट्टा मार के बोलेगा, सब एक साइंस भी रट्टा मार के बोलेगा, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। तो एजुकेशन बनेगा उसका, मगर इनोवेशन उसके हाथ से कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। तो हमें ये बैलेंस करना है, कौन सी लैंग्वेज चाहिए और वो अंडरस्टैंडेबल भी चाहिए। कम्युनिकेशन सिर्फ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसको थॉट प्रोसेस चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, लॉजिकल प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। रट्टा मारने से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बनता, वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं बनता। तो ये दोनों के लेक्चर, तो हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज लोकल चाहिए, मदर टंग चाहिए, और उसके साथ देखो कि वो जो लैंग्वेज है उस पर स्कूल में इतनी वैल्यू नहीं दे रही, सिर्फ इंग्लिश को ज्यादा वैल्यू देते हैं और मराठी और संस्कृत को वैल्यू नहीं देते, वो साइड लैंग्वेज समझते, तो बच्चों का भी इंटरेस्ट जाता है। घर में भी माँ बाप बोलेंगे तो इंग्लिश ही बोल, तो बच्चा भी कंफ्यूज होता है, घर में तो मैं मराठी बोल रहा हूँ, घर में तो बंगाली बोल रहा हूँ, और इधर स्कूल में बोलते कि मुझे इंग्लिश बोलो। ये बहुत सारा टाइम इस पर लगेगा, तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आ जाएगा। सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस विल आल्सो ऑफर, तो सेकेंडरी में जाएंगे, बच्चा बड़ा बड़ा हो जाएगा तो और भी लैंग्वेज उसको लेने के लिए, जर्मन भी ले सकता है, इंग्लिश भी ले सकता है, ये सब फ्रीडम इधर दे रहे हैं। तो टीचर्स विल एनकरेज टू यूज बाइलिंगुअल अप्रोच। तो एक इंग्लिश में पढ़ाना है, तो अभी रहता था मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना, बीच में मराठी नहीं बोलने का, तो मराठी बोलेगा तो इंफीरियर है, नहीं भाई, वो तेरा महाराष्ट्र में पढ़ा रहा है तो इंग्लिश में पढ़ा दे, मगर उसके साथ थोड़ा मराठी हिंदी में पढ़ाओ, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। नहीं तो बच्चा सिर्फ रिसाइट करते हैं, मगिंग करते हैं और क्वेश्चन पेपर फिल करते हैं, राइट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अप्रोच सबसे अच्छा है, साइंस हो या कम्युनिकेशन हो, आप दोनों लैंग्वेज में बोलेंगे स्कूल में भी,
तो अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगा और कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगा। तो होलिस्टिक एजुकेशन जैसा एक फंडामेंटली होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। अभी रिडक्शन इन द करिकुलम कंटेंट, अभी हमारे पास बहुत बुक, अभी भी स्कूल में देखो ये बैग इतनी बड़ी होती है तो स्कूल बस तक जाने के लिए वो बेटा बैग ही नहीं संभालता बच्चा, तो क्या करते हैं पेरेंट्स आपके कंधे पे वो बैग लेते हैं और स्कूल बस तक जाते हैं, बाद में उसको ही लेना पड़ता है। तो इतने बुक, इतने नोटबुक्स, इतना सब लेके जाने का, तो अभी क्या करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल ज्यादा पढ़ाने वाले हैं, फील्ड वर्क ज्यादा पढ़ाने वाले हैं, तो कम्युनिटी कोचिंग ज्यादा होने वाली है। तो ये सब समझ के रिडक्शन इन द करिकुलम कंटेंट मींस बुक का कंटेंट ज्यादा होगा, थियोरेटिकल कंटेंट ज्यादा होगा, एक्सपेरिमेंटल कंटेंट बढ़ेगा। ग्रेट फोकस ऑन द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जैसा मैंने बोला, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। देखो अभी पहले हमारे सेमेस्टर सिस्टम सिर्फ अंडर ग्रेजुएट में था, पोस्ट ग्रेजुएट में था, अभी सेमेस्टर सिस्टम आ रहा है 8 से, 8 ऑनवर्ड। और सेमेस्टर भी ऐसा नहीं है, उसको चॉइस दी जाएगी, तुझे क्या करना है, साइंस लेना है, तुझे हिस्ट्री लेनी है, ले भाई। अभी तुझे क्या होता है, मैथ्स आगे आगे टफ जा रहा है ना, मैथ छोड़ देना। अभी देखो मैथ छूटता नहीं तो बच्चे फेल होते, इंग्लिश छूटता नहीं बच्चे फेल होते। जो बच्चे फेल होते हैं हमारे रूरल एरिया में तो इंग्लिश और मैथ्स में फेल होते हैं, वो डर नहीं है, तुझे इंग्लिश नहीं जमता तो दूसरा सब्जेक्ट ले। तो ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट लिया तो ही तेरा जिंदगी बनेगा, अभी दिन गए हो, जो उसको इजी जाता है, अंडरस्टैंडेबल जाता है, मगर उसकी क्वालिटी भी रहेगी ना, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इधर दे रही है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने एनईपी डॉक्यूमेंट से उठाया यहाँ, सो दैट दे कैन डिजाइन देयर ओन पाथ ऑफ स्टडी एंड लाइफ प्लान। कितनी बड़ी बात बोली, देखो वो खुद वो बोलता है कि मुझे पोएट्री करना है आगे जाके, वो अलग अलग लैंग्वेज पढ़ रहा है, वो कई पोएट्स अच्छे अच्छे पढ़ रहा है, तो उसको मैथ्स नहीं पसंद भाई, मगर वो इंग्लिश भी ले रहा है, वहां से पोएट कर रहा है, तो गुजराती भी ले रहा है, बंगाली भी ले रहा है, और उसको इंटरेस्ट है कि लिटरेसी में जाओ, ये सब हो सकता है ना इधर। तो नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट साइंस, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वोकेशनल, ये सब उसको मिलेगा, कुछ ट्रेनिंग मिलेगा। बच्चा खुद की साइकिल का पंक्चर खुद निकालता है तो उसका तो फेलिसिटेशन करना चाहिए, अभी नहीं होता हो तो वो पंक्चर भी निकालेगा, खुद का डिब्बा खुद भरेगा, है ना, थोड़ा स्टिचिंग करेगा, तो बैट खराब होती है ग्राउंड पे तो थोड़ा करेगा ना, तैयारी करेगा। ये सब जो है छोटी मोटी बातें, तो वो स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम आती है। नहीं तो आगे जाके माँ बोलती है लड़की को या लड़के को वो थोड़ा हमें चपाती करना है, थोड़ा सब्जी करना है, सब्जी काटो, तो सब्जी नहीं कटती, उंगलियां कटती है, क्यों कि ट्रेनिंग नहीं दिया। तो ये सब समझ के एजुकेशन बनेगा, सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन नहीं बनेगा। ये है तो वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 6, तो यही बोलता था। तो वोकेशनल है तो स्किल डेवलपमेंट का है वो 6 से चालू हो जाएगा, एंड इट इंक्लूड द इंटर्नशिप आल्सो, उसको थोड़ा थोड़ा इंटर्नशिप करता है, 15 दिन का, 1 महीने का, तो इंटर्नशिप भी अलाउ करेंगे। तो इसके आगे भी काउंसिलर भी रहेगी, है ना, सिर्फ टीचर, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, प्रिंसिपल भी नहीं, क्योंकि बच्चों के डेवलपमेंट देखने के लिए एक साइकोलॉजिकल चाहिए, जो काउंसिलर है, जो बच्चों को समझता है, उसको टेंशन आता है, किसका टेंशन आता है, उसके घर की प्रॉब्लम क्या है, उसकी पुअर्टी कितनी है, वो फीस भर सकता है नहीं भर सकता है, वो ये बुक ले सकता है नहीं ले सकता है, कुछ प्रेशर है क्या, ये सब भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए काउंसलिंग भी यहाँ इंपॉर्टेंट दिया है। अभी आगे जाएंगे हम कि ये कार्टून है, तो यह क्या दिखाता है कि स्कूल में बुक ले लो, यूनिफॉर्म ले लो, सब ले लो, सब ले लो, तो पेरेंट बोलते हैं वो टीचिंग क्या करना है, टीचिंग कोचिंग क्लास में करो। ये इंटेंशनली मैंने ये सोशल मीडिया से उठाया, क्यों उठाया, क्योंकि आज हमारा कोचिंग क्लास का माहौल इतना खतरनाक है कि बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में 6 साल का, उसको कोचिंग देते हैं। मैंने देखा है इंग्लिश और मैथ्स का कोचिंग उसको देते हैं। तो वो स्कूल से आएगा, खेलेगा नहीं, वो कहा जाएगा ट्यूशन जाएगा। हम भी बहुत प्राउड से बोलते कहा बेटा गया, नहीं नहीं, वो कोचिंग जाता है, इंग्लिश की कोचिंग और मैथ्स की कोचिंग करता है। चलो भाई आगे जाके 8th में तो वो लगता है कि डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया। 8th स्टैंडर्ड से उसको जेईई और नीट का कोचिंग लगाते हैं हम, और उसकी फीस भी लाख लाख रुपए है। तो वो स्कूल करेगा, खेलेगा नहीं, क्योंकि उसको ये कोचिंग जाना है, उसको इंजीनियर बनाना है, उसको डॉक्टर बनाना है, तो 8 से तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी कोचिंग है।
आगे जाके इसके भी नहीं होता, घर में हमें टाइम नहीं है तो ड्राइंग का कोचिंग, म्यूजिक का कोचिंग, स्पोर्ट्स का कोचिंग, सब इतना कोचिंग है। और इसके बाद तो 10 से लेके क्या कोचिंग होता है मालूम है? 10 से लेके ऐसा होता है कि घर में भी किसी को, मेहमान को हम नहीं बुलाते, क्योंकि हमारा बेटा 10th में है, हमारा बेटा 11th में है, 12th में है, उसको पढ़ना है। और वो क्या करता है, दिन भर स्टडी करता है, कोचिंग करता है, कोटा जाता है, गुजरात जाता है, दिल्ली जाता है, ये सब इतना माहौल है कोचिंग का। तो 7 टाइम्स जो मेन एनईपी का बुकलेट है उसमें 7 टाइम्स क्या लिखा है कि कोचिंग कम करना है, कोचिंग कम करना। कोचिंग क्यों कम करना, तो यहां देखेंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी रिफॉर्म टू एलिमिनेट नीड ऑफ कोचिंग। ये वर्ड वहां से मैंने उठाया डायरेक्टली। तो ये कैसा करेंगे हम? तो एग्जाम हम अप्लाइड करेंगे, होलिस्टिक करेंगे, केस बेस्ड करेंगे, रट्टा मारने के एग्जाम नहीं करेंगे। जो मैंने पहले एपिसोड में बोला था, हमारा क्या होता है, डिस्कस, डिफाइन एंड क्लासीफाई, इसमें सब रट्टा मारना होता है। तो अभी नहीं होगा। तो क्या होगा, 3rd, 5th और 8th इट विल बी कंडक्टेड बाय स्कूल लेवल। और उसके बाद 10th से लेके 12th तक वो बोर्ड एग्जाम रहेगी। बोर्ड एग्जाम रहेगी वो मेजरली क्या रहेगी, होलिस्टिक रहेगी, अप्लाइड रहेगी। जैसा भी बोला है कि अभी ये इंडियन एक्सप्रेस का अभी का आर्टिकल है, यहाँ आया है, अभी क्या हो रहा है, तो सीबीएसई ने 11th का एग्जाम का पैटर्न करके उधर 50% जो क्वेश्चंस है वो केस बेस्ड, होलिस्टिक बेस्ड किए हैं, उसमें रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। और जो भी राइट इन 1 सेंटेंस वाले, राइट इन फ्यू सेंटेंस वाले या डिस्क्राइब वाले, वो सिर्फ 30% किए हैं। तो बच्चों को अभी मल्टीपल चॉइस की 20% रहेंगे और हमको थोड़ा केस बेस्ड है तो थोड़ा वो क्वेश्चन समझना पड़ेगा क्या होता है, और इमेजिन करके, लॉजिकल थिंकिंग करके उसका आंसर देना पड़ेगा। तो ये बच्चा फिर इनोवेटिव बनेगा, लॉजिकल थिंकिंग वाला बनेगा, नहीं तो यही बात चलेगी। और इसके आगे जाके अभी एंट्रेंस एग्जाम है, सीटी एग्जाम, अभी इतनी देनी पड़ती है सीटी एग्जाम की गवर्नमेंट सोच रहा है एक ही एग्जाम रहेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो एग्जाम में सब होगा, साइंस होगा, ह्यूमैनिटी होगा, लैंग्वेज होगा, वोकेशनल सब्जेक्ट होंगे। तो आपको हायर एजुकेशन में कहा जाना है भाई, आर्ट फील्ड में जाना है या साइंस फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या फार्मेसी में जाना है या मेडिकल में जाना है, वो सब्जेक्ट उधर के ले लो। कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क का है वो एलिजिबिलिटी कौन सा देखो, और पीसीएम भी है तो आप इंजीनियरिंग में जाओ, या पीसीबी है तो मेडिकल में जाओ, ऐसा मार्क करके ये सब एग्जाम रहेगी। और वो 2 बार रहेगी तो चांस मिलेगा। एक ही एग्जाम है, टेंशन आता है, कोचिंग लगाता है, फीस भरता है और बहुत बातें कुछ होती है एग्जाम के टाइम, नहीं मैं बोलता। इस सब कम करने के लिए वो एग्जाम भी दोबारा रहेगी, और यही एक एग्जाम रहेगी तो पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, टेंशन भी बचेगा, और ये हैप्पीली सब हो जाएगा। तो ऐसे हिसाब से हर एक जगह कुछ तो चालू है। देखो अभी यहाँ न्यू करिकुलम आ रहा है 3rd to 6th फ्रॉम 2024, एक न्यूज है। दूसरी न्यूज है कि एग्जिस्टिंग वोकेशनल कोर्सेस 11th में रिप्लेस हो जाएंगे। तो पुणे यूनिवर्सिटी की एक न्यूज आई है, अभी सर्कुलर आई है, जो सोशल मीडिया था इसलिए मैंने उठा लिया कि भाई वो सब जो पुणे यूनिवर्सिटी में जो भी आर्ट, कॉमर्स, साइंस है उसमें वो 4 साल का एनईपी लगा रहे। तो ऐसा करके अभी एनईपी लगेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर गेटिंग वेरी गुड फीडबैक सजेशन। अभी यहाँ देखो कि डॉक्टर उत्तरा जो एक स्कूल चलाती है, उन्होंने क्या लिखा है, अतिशय सुंदर व डोळे उघडणारा। तो ये जो है वो बहुत अच्छा वीडियो है, उसमें सब काउंसलिंग पेरेंट का जो करना पड़ता है तो आपने बोला है, नहीं तो उनको एफर्ट्स लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर उत्तरा बोलते हैं कि मैं अभी ये वीडियो मेरे पेरेंट्स को दे दूंगी और समझो कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है या एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बोलते हैं। अभी है मृत्युंजया जेएसएस कॉलेज का है, वो बोलता है कि पॉजिटिव एंड एक्सलेंट इनिशिएटिव लिया है। बाद में मेरे गुरु है यहाँ देश पांडे एसजी मुंबई से, जो प्रोफेसर, वो बहुत सीनियर प्रोफेसर है, उन्होंने बेसिंग किया एक्सलेंट मैसेज टू द बडिंग फार्मासिस्ट मोटिवेटिंग टू यंगस्टर्स, ये करके है। तो ये सब करके मुझे एनर्जी आती है और हम आगे जाएंगे। तो एनईपी का स्कूल एजुकेशन जैसे मैंने बोला वो 5+3+3+4 का है। उसमें 5th स्टैंडर्ड तक ज्यादा से ज्यादा मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है।
बाद में 8 से सेमेस्टर चालू हो जाएगी, वहाँ इलेक्टिव आपको लेने हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वही कंपलसरी सब्जेक्ट लेने हैं, जिसकी आपकी मर्जी, क्योंकि हायर एजुकेशन में भी आपको ये चांस मिलेगा कि आपको इलेक्टिव लेने हैं, आपकी चॉइस चाहिए। खुद का सिलेबस खुद डिजाइन करना है। इन शॉर्ट, बच्चों का सिलेबस बच्चे खुद डिजाइन करेंगे। बाद में वो नेशनल सीईटी बनेगी ट्वाइस सेंट्रल लेवल पे, बाद में और 11th एंड 12th बोर्ड एग्जाम ही रहेगी, मगर वो भी दोबारा होती है। और ये जो एग्जाम है 5 से लेकर 8वीं तक वो एग्जाम है, तो स्कूल एग्जाम लेगी। ये सब होने से क्या करना है, टेंशन और कोचिंग फ्री एजुकेशन लेना है स्कूल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा 5th एपिसोड है जो स्कूल पे थोड़ा सा बोलता है। आपको कुछ भी सुझाव है तो मुझे राइट करो, बेटर राइट ऑन द माय यूट्यूब चैनल SIM Pharmacist। थैंक यू।